Hello medicos, welcome to Medic Talks. So today we will learn an important topic of cardiology and that is arrhythmia. So what is arrhythmia? Arrhythmia means irregular heartbeat or disturbance in the rhythm of the heart. तो क्या हो सकता है? हार्ट बीट फास्ट हो जाती है या फिर स्लो हो जाती है, एक एक्स्ट्रा बीट देखने को मिलती है या फिर बीट मिस हो जाती है। तो ये सारी एंटिटीज़ को हम कहते हैं एरिथमिया। हार्ट की रिदम जो है वो अफेक्ट हो जाती है। नाउ तो एरिथमिया के कौन कौन से टाइप्स है और उसमें कैसे कैसे ईसीजी चेंजेस देखने को मिलते हैं वो आज हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरिथमिया। Arrhythmia is basically of two types. First is normotopic and second is ectopic. तो नॉर्मोटोपिक एरिथमिया सबसे पहले हम पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज नॉर्मोटोपिक एरिथमिया? तो जब भी इंपल्सिस जो है वो ऐसे नोड से जनरेट होगी, यानी कि पेस मेकर अगर ऐसे नोड होगा और तब एरिथमिया हुआ तो उसको हम कहेंगे नॉर्मोटोपिक एरिथमिया। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें नॉर्मोटोपिक एरिथमिया होता है? जनरली हम जानते हैं ऐसे नोड इज द पेस मेकर and AV node, bundle of His, right bundle branch, left bundle branch and Purkinje fibers are part of conductive system. ऐसे नोड को पेस मेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इंपल्स जनरेट करता है और सबसे फास्ट जनरेट करता है। तो ऐसे नोड से जब एरिथमिया होगा तो उसके कौन कौन से टाइप है? तो फर्स्ट इज साइनस एरिथमिया। तो इसमें क्या होगा? रिदमिक इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द हार्ट रेट। ओके, तो ये कंडीशन कब देखने को मिलती है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होता है कि इंस्पिरेशन में हार्ट रेट बढ़ता है और एक्सपीरेशन में हार्ट रेट कम होता है। तो साइनस एरिथमिया उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया ऑल्सो। वाई? बिकॉज इंस्पिरेशन में हार्ट रेट बढ़ता है, एक्सपीरेशन में हार्ट रेट कम होगा। नाउ ईसीजी में क्या होगा? तो जो आरआर इंटरवल है वो रिदमिकली घटेगा या बढ़ेगा, यानी कि स्मॉल होगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और बढ़ेगा ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। सो दिस वाज द फर्स्ट एंटिटी, साइनस एरिथमिया। नाउ द सेकंड एंटिटी which is sinus tachycardia. Tachycardia, it is increase in heart rate more than 100 per minute. हम जानते हैं नॉर्मल हार्ट रेट इज 70 to 80। तो टैकीकार्डिया में क्या होगा? आरआर इंटरवल जो है वो स्मॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। नाउ थर्ड इज साइनस ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मीन्स डिक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन हार्ट रेट बिलो 60 पर मिनट, जिसकी वजह से सिक साइनस सिंड्रोम भी होता है। सिक साइनस सिंड्रोम भी होता है। नाउ ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट 60 से कम हो जाता है, नॉर्मल हार्ट रेट इज 70 to 80। सो ब्रेडिकार्डिया में ये जो आरआर इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। नाउ ब्रेडिकार्डिया की वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई, ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिलता, इसलिए डिजीनेस एंड मेनी अ टाइम्स अनकॉन्शियसनेस जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं सिक साइनस सिंड्रोम। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्मोटोपिक एरिथमिया। नाउ वी विल लर्न एक्टोपिक एरिथमिया। एक्टोपिक एरिथमिया। सो जब भी ऐसे नोड की जगह पे हार्ट की कंडक्टिव सिस्टम में से
या हार्ट के मस्क्यूलेचर में से इम्पल्सिस जनरेट होगा तो उसको हम कहेंगे एक्टोपिक एरिथमिया। और जहाँ से ये इम्पल्स जनरेट होता है उसको हम कहेंगे एक्टोपिक फोकाई। तो एक्टोपिक फोकाई कैन बी फ्रॉम कंडक्टिव सिस्टम और इट कैन बी फ्रॉम द musculature of the heart, musculature of the heart. If the ectopic foci is from conductive system, it is known as homotopic arrhythmia, and if it is from musculature of the heart, it is known as heterotopic arrhythmia. So this is the second entity of arrhythmia, which is ectopic arrhythmia. Now we will learn different types of arrhythmia like heart block, extrasystole, paroxysmal tachycardia, atrial flutter, atrial fibrillation and ventricular fibrillation. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ट ब्लॉक। तो हार्ट ब्लॉक मीन्स blockage of impulses from SA node to conductive system. Blockage of impulses from SA node to conductive system, उसको हम कहेंगे हार्ट ब्लॉक। अगर SA नोड से AV नोड में ब्लॉक हुआ है तो उसको हम कहेंगे ऐसे ब्लॉक। और अगर एवी नोड से वेंट्रिकल के मसल्स में ब्लॉकेज हुआ है तो उसको हम कहेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। नाउ तो ऐसे ब्लॉक में क्या होगा, ऐसे ब्लॉक जब भी होगा तब एवी नोड पेसमेकर बन जाएगा। AV node will become pacemaker। और अब AV node से impulses जनरेट होंगे, AV node से impulses जनरेट होंगे। नाउ AV node के 3 पार्ट होते हैं, अपर पार्ट, मिडल पार्ट एंड लोअर पार्ट। अगर अपर पार्ट में से इंपल्स जनरेट हो गए तो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एट्रिया में इंपल्स ले जाने के लिए उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, इन्वर्टेड पी वेव मिलेगा ईसीजी में। अगर मिडल पार्ट से, एवी नोड के मिडल पार्ट से इंपल्सेस जनरेट होंगे तो क्या होगा कि वेंट्रिकल्स और एट्रिया दोनों में एक साथ इंपल्सेस जाएंगे। नाउ वेंट्रिकल्स का मस्कुलेचर ज्यादा है इसीलिए वेंट्रिकल का एक्शन पोटेंशियल ईसीजी पे ज्यादा नोट होता है। तो इसमें क्या होगा कि पी वेव विल बी एब्सेंट एंड क्यूआरएसटी ही जनरेट होगी। नाउ अगर लोअर पार्ट से, एवी नोड के लोअर पार्ट से इंपल्सिस जनरेट होते हैं तो इंपल्सिस पहले वेंट्रिकल में जाएंगे, उसके बाद एट्रिया में जाएंगे। तो क्या होगा, क्यूआरएसटी सेगमेंट आएगा और उसके बाद ईसीजी में पी वेव देखने को मिलेगा। सो दिस वाज एवी नोडल एरिथमिया और एसए ब्लॉक, साइनो एट्रियल ब्लॉक। जनरली एसए नोड से ये जो इंटरनोडल फाइबर्स है जो एवी नोड में जाते हैं उसमें कोई डिजीज होता है तो ऐसी एंटिटीज देखने को मिलती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट एवी ब्लॉक। We will learn about AV block in detail. So, when there is failure of impulses to transmit from AV node to ventricles, यहां से ट्रांसमिट अगर नहीं होते तो उसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। इसके कौन कौन से टाइप है? सो
फर्स्ट इज फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, जिसमें क्या होगा, पीआर इंटरवल है विल बी ग्रेटर देन 0.20 सेकंड। हम जानते हैं कि नॉर्मल ईसीजी में बिगिनिंग ऑफ पी से बिगिनिंग ऑफ क्यू को पीआर इंटरवल कहते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.12 to 0.18 सेकंड। इफ इट इज मोर देन 0.20 सेकंड, इट इज नोन एज फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। नाउ देयर इज सेकंड एंटिटी of atrioventricular block and which is second degree AV block. Now इसमें different entities हैं। The first is Mobitz type 1 और Wenckebach phenomena, Wenckebach syndrome। Now इसमें क्या होगा कि जो एवी डिले है वो प्रोग्रेसिव होगा। देयर विल बी प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन एवी डिले, एट्रियोवेंट्रिकुलर डिले प्रोग्रेसिव होगा। यानी कि PQRST जो जनरेट हुआ है, अगर एक बार 0.20 सेकेंड है तो दूसरी बार वो मिलेगा 0.22 सेकेंड, देन 0.30 सेकेंड, और देयर इज ग्रेजुअल लेंथनिंग ऑफ पीआर इंटरवल। सो दिस इज PQRST, PQRST। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअल लेंथनिंग ऑफ पीआर इंटरवल, इस हद तक कि एक बार क्या होगा, पी वेव जनरेट होगा लेकिन क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स जनरेट ही नहीं होंगे, और दूसरी बार पी वेव मिलेगा और उसके बाद ही क्यूआरएसटी मिलेंगे। सो देयर विल बी अ मिस्ड बीट, there will be a missed beat, progressive lengthening of PR interval, and one P wave will not be conducted। QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो जनरेट ही नहीं होगा। इसको कहते हैं मोबिट्स टाइप 1 और वेंकीबैक फिनोमेना। नाउ सेकंड एंटिटी इज मोबिट्स टाइप 2। मोबिट्स टाइप 2। सो मोबिट्स टाइप 2 में क्या होगा, सम इम्पल्सेस फ्रॉम एवी नोड will not be carried to the ventricles, will not carried to the ventricles. So for one ventricular contraction there might be 2, 3 or 4 atrial contraction, there might be 2, 3 और 4 एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या होगा, 2 पी वेव मिलेंगे और उसके सामने एक क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, या फिर 3 पी वेव मिलेंगे उसके सामने एक क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, या फिर 4 पी वेव मिलेंगे और उसके सामने एक क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। नाउ इसको हम कहते हैं 2GEM1 या 3GEM1 या 4GEM1, यानी कि 2 एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन तब एक वेंट्रिकुलर, 3GEM1 3 एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन 1 वेंट्रिकुलर, 4GEM1 4 atrial contraction and 1 ventricular contraction. Now the third entity is bundle branch block. Bundle branch block. बंडल ब्रांच ब्लॉक हम जानते हैं कि बंडल ऑफ हीस के बाद
राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस होती है। अगर राइट बंडल ब्रांच में तकलीफ होगी तो क्या होगा, इम्पल्स पहले लेफ्ट में जाएगा। अगर लेफ्ट में प्रॉब्लम होगी या डिजीज होगा तो इम्पल्स पहले राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ना बंडल ब्रांच ब्लॉक, उसमें ईसीजी कैसे होते हैं? तो बंडल ब्रांच ब्लॉक में जनरली हम V1 एंड V6 ये दो लीड्स देखते हैं। नाउ अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो उसको याद करने के लिए फॉर्मूला है मैरो। तो V1 में जो R है वो कुछ M जैसा दिखेगा और V6 में जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। सो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मैरो V1M V6W। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक तो उसमें हम पैटर्न देख सकते हैं वेलकम। तो V1 में W और V6 में M, ऐसी पैटर्न लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में देखने को मिलती है। सो दिस वर ऑल अबाउट इनकम्प्लीट एवी ब्लॉक। नाउ अब हम देखते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। हमने पहले देख लिया इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक, नाउ वी विल लर्न कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में क्या होगा? सो फेलियर ऑफ इम्पल्सेस, from SA node to ventricles. So कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में SA नोड से जो भी इम्पल्सेस जनरेट होंगे वो वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंचेंगे। तब क्या होगा कि वेंट्रिकल्स जो है वो खुद एक पेस मेकर की तरह काम करने लगेंगे और अपने आप ही वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे। हम जानते हैं कि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन रेट होता है 20 पर मिनट। सो नाउ वेंट्रिकल्स विल बी कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन देयर ओन इररिस्पेक्टिव ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो उसको हम कहते हैं इडियोवेंट्रिकुलर रिदम। इडियोवेंट्रिकुलर रिदम। नाउ तो एट्रिया 80 से 100 टाइम और सामने वेंट्रिकल 20 टू ऑलमोस्ट 60 टाइम्स कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और इस रिदम को हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर रिदम। ये कब होता है? अगर एवी नोड में कोई डिजीज हो या इंफ्रानोडल बंडल ऑफ हीज या राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में कोई डिजीज हो तब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक जैसी कंडीशन होती है। नाउ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम होता है। नाउ हमने देखा कि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन रेट जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, 20 पर मिनट होता है। तो कार्डियक आउटपुट प्रॉपरली जनरेट नहीं होगा। अब कार्डियक आउटपुट प्रॉपरली जनरेट नहीं होगा तो ब्रेन जैसे ऑर्गन को इस्चीमिया और हाइपोक्सिया होगा, यानी कि ऑक्सीजन कम होगा, न्यूट्रिएंट्स कम पहुंचेंगे। नाउ जब भी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है तो टेम्पररीली फ्रॉम 5 सेकंड टू 30 सेकंड्स ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता। ब्रेन को ब्लड सप्लाई जब भी नहीं मिलता तब डिजीनेस या अनकॉन्शियसनेस ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम। अगर ये हाइपोक्सिया या इस्चीमिया की कंडीशन उससे ज़्यादा तक चलती है, ज़्यादा देर तक चलती है, तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक एंड इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक। नाउ वी विल लर्न एक्स्ट्रा सिस्टोल के जिसमें कंपेंसेटरी पॉज देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा सिस्टोल यानी कि प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन बिफोर द नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन।
नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के अलावा जो प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको एक्स्ट्रा सिस्टोल कहते हैं। नाउ एक्स्ट्रा सिस्टोल में एक्टोपिक फोकाई जो है वो 3 जगह से होता है, आइदर फ्रॉम एट्रिया और फ्रॉम एवी नोड और फ्रॉम वेंट्रिकल्स। नाउ अगर एट्रिया से एक्स्ट्रा सिस्टोल हुआ तो क्या होगा, एक्स्ट्रा पी वेव देखने को मिलेगा ईसीजी में। एवी नोड से अगर एक्स्ट्रा सिस्टोल हुआ तो क्या होगा, पी वेव जो है वो क्यूआरएसटी से मर्ज हो जाएगा। और अगर वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल हुआ तो एक्स्ट्रा क्यूआरएसटी जनरेट होगा। तो क्यूआरएसटी आएंगे, उसके बाद एक और क्यूआरएसटी आएगा, लेकिन वो प्रोलॉन्ग होगा और टी वेव जो बनेगा वो इन्वर्टेड होगा। नाउ एक्स्ट्रा सिस्टोल के कारण कंपेंसेटरी पॉज क्यों आता है? हम जानते हैं कि हार्ट में 2 टाइप के रिफ्रैक्टरी पीरियड होते हैं। हार्ट में 2 टाइप के रिफ्रैक्टरी पीरियड होते हैं, एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड द सेकंड इज रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एक्स्ट्रा सिस्टोल अकर्स व्हेन देयर इज इंपल्स इन रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में हम हार्ट मसल को स्टिमुलेट करते हैं तो क्या होगा, एक और कॉन्ट्रैक्शन मिलता है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सिस्टोल। नाउ यहां पे हमने स्टिमुलेट दिया और एक एक्स्ट्रा सिस्टोल मिला। अब जब ऐसे नोड से इंपल्स आएगा तब एक्स्ट्रा सिस्टोल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड चल रहा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब ये एक्स्ट्रा सिस्टोल खत्म हो जाएगा तब कोई इंपल्स होगा ही नहीं। तो ये जब रिलैक्स हो जाएगा उसके बाद ऐसे नोड से जब इंपल्स आएगा तभी कार्डियक एक्टिविटी देखने को मिलेगी और इसी वजह से कंपेंसेटरी पॉज देखने को मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा सिस्टोल। नाउ वी विल लर्न पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया। पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया, sudden increase in the heart rate, it is known as paroxysmal tachycardia. Now पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया में एक्टोपिक फोकाई एट्रियल मसल में हो सकता है या फिर एवी नोड में हो सकता है। अगर इन दोनों में से कहीं पे भी एक्टोपिक फोकाई हुआ तो उसको हम कहेंगे सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और अगर एक्टोपिक फोकाई वेंट्रिकुलर मसल में होगा तो उसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। नाउ अगर एट्रियल मसल में एक्टोपिक फोकाई है तो क्या होगा कि एट्रियल मसल से इंपल्सिस पास हो गए तो पी वेव जो है वो इन्वर्टेड मिलेगा। पी वेव जो है वो इन्वर्टेड मिलेगा। ना एवी नोड में अगर एक्टोपिक फोकाई है या फिर एवी नोड में कोई डिजीज है और पेशेंट के हार्ट में एक एक्स्ट्रा कंडक्टिव सिस्टम है जिसको हम कहते हैं बंडल ऑफ कैंट, तो भी पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया होगा। नाउ अगर एक्स्ट्रा कंडक्टिव सिस्टम है जैसे कि बंडल ऑफ कैंट तो वो क्या करेगा, एट्रिया को वेंट्रिकल से डायरेक्ट ज्वाइन करेगा। सो देयर विल बी कनेक्शन फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स डायरेक्टली इन केस ऑफ बंडल ऑफ कैंट। तो उसमें क्या होगा, री एंट्री सर्किट बनेगी, री एंट्री सर्किट बनेगी। नाउ
ऐसा कैसे होगा? तो AV नोड बिगड़ चुका है, डिजीज्ड हो चुका है. देयर इज एन एक्स्ट्रा फाइबर बंडल ऑफ कैंट फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स. सो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में इंपल्स जाएगा. नाउ वेंट्रिकल से फिर जो नॉर्मल पाथवे है, पर्किंजे फाइबर्स, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये जो नॉर्मल पाथवे है वहां ऑपोजिट डायरेक्शन में इंपल्स जाएगा और वो जाएगा AV नोड में. नाउ ये जो डिजीज्ड AV नोड है वहां से अब ब्लॉकेज हट गया है, तो क्या होगा? AV नोड फिर से स्टिमुलेट होगा और वहां से इंपल्स वापस से जैसे नॉर्मली कंडक्ट होते हैं वैसे कंडक्ट होंगे. तो इसकी वजह से भी टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा. इस कंडीशन को हम कहते हैं वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम और WPW सिंड्रोम. एक और सिंड्रोम है लॉन गैनोंग लेविंग सिंड्रोम, कि जिसमें क्या होता है कि एट्रिया से ये जो पर्किंजे फाइबर है वहां तक एक और कंडक्टिव सिस्टम होती है. तो क्या होगा? एट्रिया से डायरेक्ट इंपल्सिस जो है वो AV नोड के ब्लॉक के कारण नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो इंपल्सिस है वो पेरिफेरी में आ जाएंगे, वेंट्रिकल्स में आ जाएंगे, फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में से जाएंगे AV नोड में. नाउ AV नोड से अब ब्लॉक हट जाएगा और जो इंपल्स है वो नॉर्मल रूट में फिर से आगे बढ़ेगा. तो इसकी वजह से टैकीकार्डिया होगा. नाउ वुल्फ पार्किंसन वाइट, लॉन गैनोग लेविन, ये दोनों सिंड्रोम में QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो स्मॉल हो जाता है और टैकीकार्डिया देखने को मिलता है. नाउ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कब देखने को मिलता है? जब एक्टोपिक फोकाई वेंट्रिकुलर मसल्स में होगा तब देखने को मिलेगा. नाउ वेंट्रिकुलर मसल्स में जब एक्टोपिक फोकाई होता है तो देयर इज सर्कस मूवमेंट और सर्कुलर मूवमेंट अकर इन वेंट्रिकल्स और उसकी वजह से क्या होगा? पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया होगा, जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. नाउ दिस सर्कस मूवमेंट इन वेंट्रिकल्स इज वेरी डेंजरस बिकॉज इट कैन लीड टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड सडन कार्डियक अरेस्ट एज वेल एज सडन कार्डियक डेथ. नाउ वी विल लर्न एट्रियल फ्लटर, in which there is rapid ineffective contraction of atria. और इसमें जो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन है वो 150 से 200 तक बढ़ जाता है. ECG में क्या होता है कि फ्लटर वेव्स देखने को मिलते हैं. नाउ कई बार सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक जैसा ECG भी देखने को मिलता है. द सेकंड एंटिटी इज एट्रियल फिब्रिलेशन, रैपिड इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया इज नोन एज एट्रियल फिब्रिलेशन. इसमें क्या होगा कि P वेव जनरेट नहीं होगा या फिर फिब्रिलेटरी वेव्स देखने को मिलेंगे. नाउ द नेक्स्ट एंटिटी इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है वो जनरली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक जैसी कंडीशन में देखने को मिलता है. क्या होता है कि सर्कस मूवमेंट होती है वेंट्रिकुलर मसल में, कि जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाता है. इट इज़ वेरी डेंजरस कंडीशन, इट कैन लीड टू डेथ. क्योंकि क्या होगा, वेंट्रिकल्स जो है वो प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाएंगे, कार्डियक आउटपुट प्रॉपरली जनरेट नहीं होगा, डिफरेंट ऑर्गन्स को स्पेशली ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, और अगर ब्रेन को कुछ टाइम के बाद ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो पर्सन की डेथ हो सकती है. So this was all about arrhythmia and ECG changes. Hope you like my lecture. Please like, share and subscribe my YouTube channel Medic Talks. Thank you very much.